यहाँ जिस युवा कवि लेखक को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उनके 3 कविता संग्रह अब तक आ चुके हैं, पर आज उद्घाटित होने वाला है उनका पहला उपन्यास। नाम है मतलब हिंदू। वो इसके आगे भी 2 भाग लिखने की तैयारी कर रहे हैं और वादा कर चुके हैं ताकि उनकी उपन्यास त्रयी मुकम्मल हो सके। इस सेशन की जो परिकल्पना है वो एक पैनल डिस्कशन के रूप में इसको हमने सोचा था, तो मैं इसको शुरू करती हूँ। एक्चुअली आज उपन्यास का नंबर के पहले उपन्यास का लोकार्पण है और आज मेरी एक बहुत प्रिय लेखिका है सूजन सोनटैग, उनका भी जन्मदिन है आज। तो उन्होंने उपन्यास के बारे में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें कही थी, महत्वपूर्ण बातें। मैं उससे अपनी बातचीत शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि उनका सीधा संबंध इस उपन्यास से है। उन्होंने कहा था कि कभी भी जैसे कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा और अगर स्ट्रेंजनेस इन अ टेक्स्ट इज़ ऑफन अ हॉलमार्क ऑफ ग्रेट लिटरेचर। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमको उसके कुछ हिस्से या कुछ टेक्स्ट अजीब लगता है कि हमें फेमिलैरिटी नहीं है, हमें लगता है कि ये अनजान है थोड़ा, तो हम कहते हैं कि ये क्या अस्वाभाविक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन कई बार लंबे वक्त में जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो एक ग्रेट और जीनियस वर्क की भी वो निशानी होती है। इसी तरीके से एक और बात उन्होंने कही है जो नॉवल के बारे में स्पेसिफिकली कही है, फिक्शन में, उपन्यास के बारे में, कि किसी भी अच्छे उपन्यास को एक पंक्ति में अगर आप पूछें कि उपन्यास किस बारे में है, क्या है, तो जो कोई बहुत अच्छी कृति है, अच्छा उपन्यास है, बड़ा उपन्यास है, उसको बहुत कठिन होता है एक पंक्ति में रिड्यूस करके कह पाना कि ये फला फला ऐसा है या ये उपन्यास है। वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर हम उसको सिंगल लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो अच्छा नॉवल रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों ही फीलिंग्स, कम से कम रिडक्शन वाली जो फीलिंग है, जो भावना है, वो तो मुझे बहुत मजबूती से महसूस होती है मतलब हिंदू के बारे में बात करते हुए। इसको अगर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मुझे कई तरीके से मैं सोचती हूँ, कई धाराओं पर मैं बात कर सकती हूँ, इसकी थीम्स के बारे में, इसके पॉलीफोनिक होने के बारे में, इसके विमेन कैरेक्टर्स के बारे में, इसके पीरियड नॉवल होने के बारे में, इसकी भाषा के बारे में। मगर मैं जो भी धागा पकड़ूंगी वो अंततः रिडक्टिव ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिड्यूस करूंगी, इवन वाइल टॉकिंग अबाउट इट मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिड्यूस कर रही हूँ उसको। तो मैं एक छोटा सा परिचय देने के लिए 1-2 पंक्तियाँ इस पे जो संततियाँ मिली हैं, जो भारत के इस समय के सबसे अच्छे वरिष्ठ उपन्यासकार हैं, उन्होंने जो कुछ बातें लिखी, उनमें से कुछ चीज़ें बहुत लंबी संततियाँ हैं। मैं 2-4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी ताकि आपको इसका एक छोटा सा फ्लेवर मैं दे सकूं कि अलग अलग उपन्यासकारों ने इसके कितनी अलग अलग धाराओं पर लिखा है, अलग अलग धाराओं से, अलग अलग दृष्टि से इसको देखा है। तो वो एक तरीके से इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इस उपन्यास को कितनी तरीके से पढ़ा जा सकता है, कितने पार्ट इसके संभव हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ में, खालिद जावेद जी हैं, उर्दू के इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, उन्होंने जो लिखा उसमें आखिरी का एक पैराग्राफ बस पढ़ती हूँ कि गांधी जी का चरित्र एक तरह से उपन्यास के बुनियादी चरित्र के लिए एक चैलेंज है जिससे वह जगह जगह सहमा हुआ सा भी नजर आता है। उसको यह भी शक होता है कि कहीं गांधी जी भी तो व्यभिचार या फिर अनैतिकता के दोषी थे या कि नहीं थे। गांधी जी के चरित्र और उपन्यास में समाये हुए इतिहास बोध ने अविश्वसनीय को जिस तरह विश्वसनीय बना दिया है, वह भी अंबर पांडे की कलम का करिश्मा ही कहा जाएगा। नॉवल में गांधी जी के रसोई का किरदार भी धर्म अधर्म के बीच अपने पाठक से अपने हिस्से के सम्मान का तलबगार है। नॉवल के अंत पर पहुंचकर मुझे यह भी मालूम हुआ कि जैसे मैंने किसी यूनानी ट्रेजेडी को पढ़कर ख़त्म किया हो, मगर एक ऐसी ट्रेजेडी जो अपनी हास्यास्पदता की वजह से और भी ज़्यादा बड़ी बन गई हो, और यह काम आधुनिक समय में एक बड़ा नॉवल ही कर सकता है। इस काम को इस नॉवल यानी मतलब हिंदू के ज़रिए अपने अंजाम तक पहुंचाया गया है। इसके साथ में गीतांजलि श्री, जिनको आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, नाटककार बनने और बैरिस्टर गांधी के संपर्क में आकर बेदोष जीवन जीने के इच्छुक एक युवक की आप बीती, जो इन दोनों इच्छाओं से दूर ही दूर होता चला जाता है। बिना किसी आत्मग्लानि, आत्मदया या आत्मछल के अपने इस होने को बारीकी से देखता हुआ महात्मा बन जाने वाले गांधी के बरक्स सत्य से एक दूसरा ही साक्षात्कार कराती है उसकी यह आप बीती। इसके बाद क्या करवट लेगी अंबर पांडे की यह हिंदू त्रयी, इस बात का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। विषय वस्तु के मुताबिक गढ़ी गई गुजराती
संप्रक्त बोलचाल वाली खुरदुरी भाषा का अपना अनोखा कलात्मक तेवर है जो हिंदी को और समृद्ध करता है। और उदयन वाजपेयी जी ने इसके बारे में एक पंक्ति में लिखा है सिर्फ, असाधारण गांधी के साधारण और साधारण के असाधारण का ऐसा हिंदी में प्रकटन जिसमें गुजराती मन का बसेरा है, अपने आप में निराला उपन्यास। और अनामिका जी जो दूसरी बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं, उपन्यासकार भी हैं, उन्होंने इसके स्त्री पात्रों के ऊपर ध्यान देते हुए लिखा है कि इस उपन्यास का नायक संस्कारी ब्राह्मण घर का एक पढ़ाकू किशोर है, लेखक बनना चाहता है, पड़ोस में रह रहे बैरिस्टर गांधी से प्रभावित है, उनके रास्ते पर चलना चाहता है, पर नेक नियति से उसके नर्क का रास्ता भी पटा जान पड़ता है। इस उपन्यास की जान उसके जीवंत स्त्री किरदार हैं। माँ, भुआ, फुफेरी बहन तो है ही, उसके अलावा भी जिन सबके प्रति उसका शारीरिक रुझान बनता है, भोली भाली किशोरी जो पत्नी बनकर कम उम्र में ही उसके परेशान हाल पर दिलचस्प परिवार में आ जाती है, और इस पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद चाहते ना चाहते उससे दैहिक सामीप्य बना लेने वाली धोबन, फुफेरी बहन की जापानी सौत जो उसे हांगकांग में मिलती है। इन सब के ऊपर है तेजस्विनी लीला जो अभी उसकी अंक शायनी तो नहीं, पर जिसके प्रति उसका आकर्षण सबसे घना है, जिसे मैथ्यू ऑर्नल ने मोमेंट एंड मिलियो का संघात कहा है। उसे मंचित करने में यहाँ बड़ी भूमिका निभाई है लेखक की गुजराती हिंदी की अद्भुत त्वरा ने। तो इन अभी भी पूरी नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत कम ब्रीफ में आप लोगों को छोटे छोटे बस पैराग्राफ्स एक जिस्ट देने के लिए, एक फ्लेवर देने के लिए बताया है। मैं अंबर पांडे से, जिनका उपन्यास आज लोकार्पित हुआ इस कार्यक्रम में, उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारी बातचीत आगे बढ़े इसके पहले एक छोटा सा अंश पढ़कर बताएं, जिससे दर्शकों को आस्वाद मिल सके भाषा का, कथा का, जितना भी सीमित आस्वाद एक छोटे से एक्सर्प्ट रीडिंग में मिल सकता है। आप सभी को प्रणाम। मैं एक बहुत छोटा हिस्सा पढ़ता हूँ। ये जब सबसे पहले हिंदुस्तानी पुरुषों ने अपना धोती कुर्ता छोड़कर पतलून और कोट पैंट पहनना शुरू किया था, उसके बारे में है। रिक्शे में बैठकर पहले हम दर्जी की दुकान पर पहुंचे। रामदीन ने पेटी छुपाने के बदले नर्मदा प्रसाद जी के घर की कंटोनी नौकरानी से रामदीन निकटता बढ़ाकर कुमुद के देहांत का रहस्य वसूले, यह हम दोनों के लिए नफ़े का सौदा था। और इसमें रामदीन को अपना हित और हर्ष दोनों ही नज़र आते थे। उसने अपनी रोकड़ से खुद के वास्ते पतलून कमीज़ बनवाने का निर्णय भी कर लिया, क्योंकि उसके अनुसार हांगकांग की नारियां धोती वाले आदमी को मुंह न लगाती थीं। फिरंगी दर्जी देखकर मुझे भय हुआ कि यह जास्ती सिलाई लेगा और नखरे करेगा। रामदीन उसी से पतलून बनवाने पर आमादा था। पतलून बूशर्ट फिरंगी लिबास है, कंटोनी मानुस के बस का नहीं इसे सिलना। फिर हम कौन से रोज़ाना पतलून सिलवाते हैं। बात तो दुरुस्त थी, किंतु जेब का मुंह भी देखना था। मुझे यह भी भय था कि रामदीन से ज़्यादा महंगा यह मुझे पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे रामदीन का साहब होने के नाते महंगे थान से अपनी बूशर्ट और पतलून का कपड़ा कटवाना था। दर्जी ने यह बताने से साफ मना कर दिया कि पतलून और बूशर्ट वास्ते कितना कपड़ा लगेगा। 4 दफ़ा मैंने नाप लेने की अर्जी की, किंतु उसकी मगरूरी दुनिया से निराली थी। इसके गुमान का तो ठिकाना नहीं मिलता। अब कपड़ा पहले लाएं और इसने कह दिया कमती है तो पतलून या बूशर्ट में जोड़ आवेगा। मैंने रामदीन को कोई कंटोनी या हिंदू दर्जी ढूंढने वास्ते पटाने का प्रयास किया। रामदीन 1.5 शायाना था। फौरन बोला, उसकी कोई गरज नहीं, बजाज जानता होगा कितना कपड़ा लगेगा। अब फिरंगी लिबास बनवा ही रहे हैं तो बराबर ही बनवाएं और फिरंगी से ही बनवाएं। मन मारकर बजाज के यहाँ पहुँचे। चीनी व्यापारी था, मोल भाव करने में बहुत बखत खोटी गया। रामदीन ने सूती थान पसंद किए, मुझे भी वही अच्छे लग रहे थे, किंतु रामदीन से अलग खड़ा होने के वास्ते मुझे बूशर्ट के लिए चीनी रेशम का थान कटवाना पड़ा।
बजाज के नौकर ने बारंबार आग्रह रखने की वजह से न चाहते हुए भी पतलून वास्ते बूशर्ट के थान माफिक चीनी रेशम का टुकड़ा खरीदा। जितने रुपये मैंने खर्चे उससे आधे की रामदीन ने रसीद कटवाई। दर्जी के कने पुनः पहुंचे तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे हमारे लौटने की आस ही न थी। एक कंटोनी नौकर से हमारा नाप लेने को कहा। संभवतः वह हमारा नाप खुद लेने में अपना अपमान समझता था। मेरी पतलून और बूशर्ट का कपड़ा दिखाने पर वह जोर जोर से हंसने लगा। अंग्रेजी में पहले उसने मुझसे पूछा, तुम अंग्रेजी समझते हो? मैंने अंग्रेजी में ही जवाब दिया, इंडीड। फिर रामदीन को हिंदुस्तानी में बताया कि यह अनपढ़ दर्जी मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं अंग्रेजी जानता हूँ। इसे क्या पता, बम्बई में मैं बैंक में बैठा अंग्रेजी में ही करोड़ों की बही बनाता था। दर्जी ने अंग्रेजी में बताया, इस कपड़े से पतलून नहीं बन सकती। बहुत यत्न के पश्चात बूशर्ट वह ज़रूर बना देगा, किंतु पतलून वास्ते यह कपड़ा बहुत बारीक है। मेरा दिल बैठ गया। रामदीन ने उसके नौकर से कंटोनी में हुज्जत करना आरंभ कर दिया, चाहे कुछ हो, हमें इसी कपड़े से पतलून सिलवाना है। देर तलक रामदीन, दर्जी और उसका नौकर कंटोनी में चर्चा विचारणा करते रहे और दर्जी ने कपड़ा लेकर गुस्से से अपनी मेज़ पर पटक दिया। मतलब उसने पतलून सिलने वास्ते कपड़ा स्वीकार कर लिया। मैंने बाहर आकर रामदीन से पूछा, हाँ, उसका बापू भी बनाएगा पतलून। बार बार यह दरखास्त लगा रहा था कि इतने मुलायम थान की पतलून तो क्या, जापानी औरत के वास्ते किमोनो तलक नहीं बन सकता। क्या वह फिरंगी दर्जी जनाना लिबास बनाने का भी काम करता है? मैंने रामदीन से पूछा। दुकान पर कोई जनाना लिबास लटका तो न देखा था, किंतु नारी के वस्त्र कोई भला मानस खुले में लटकाएगा? ऐसा होने के वास्ते पर्याप्त बेशर्मी चाहिए, मैंने सोचा। रामदीन को नर्मदा प्रसाद जी के घर पहुंचने की उतावली थी। बहाना ये बनाया कि पतलून बूशर्ट आने से पूर्व वह कंटोनी नारी को दूर से नज़र रखकर उसका चाल चलन समझना चाहता है, किंतु मुझे खबर थी कि यह काली विषय सुखेच्छा है। इससे मेरा मंसूबा पूरा नहीं होने वाला। मेरा नक्शा यह था कि पहले रामदीन कुआ की कंटोनी नौकरानी से गाढ़ा परिचय करे, फिर कुमुद के देहांत के बारे में जानकारियां जुटाए, किंतु रामदीन खाली मज़े करना चाहता था। अब ऐसा लगता था जितना कहा उतना मानो, बजाज के यहाँ माल देखना आवश्यक है, कुछ खरीदी और दरकार है। मैंने कठोरता से कहा, बेपड़े मानस से दोस्ती गांठने में मुश्किल तो है कि उसे मुंह लगते देर नहीं लगती, इसलिए बखत बखत पर कठोर वचन बोलना पड़ेगा। इसके आगे यही होता है कि किमोनो के कपड़े से उसका पतलून और वो बन जाता है, जो कि बहुत अजीब लगता है। और जो रामदीन है वो सही उसके कपड़े बनते हैं। तो मैं आखिरी में वो एक लाइन पढ़ देता हूँ जिसमें ये होता है, रामदीन की पतलून बूशर्ट मेरे जोड़े से लाख दर्जे अच्छी बनी थी। रेशम का होने की वजह से मेरी पतलून अत्यंत जनाना सिल गई थी, किंतु इतनी रोकड़ पानी की थी तो मजबूरी थी कि यह पहनूं भी। 1.5 तलक हुज्जत करने के पश्चात दर्जी ने सिलाई में 1.5% छूट भी नहीं दी। हाँ, बारंबार मेरे कहने पर गले में बांधने का ब्रिटानी कपड़े का रुमाल ज़रूर दे दिया। नीली रेशम की पतलून, रेशम की पीली बूशर्ट जिस पर लाल रंग का चीनी ड्रैगन बना था और जामुनी हरा रुमाल बांधकर हम लोग उस दोपहर मेरे बनेवी नर्मदा प्रसाद जी के गृह को निकले। रामदीन मोटे कपड़े के जोड़े में साहब और मैं अत्तर बेचने वाला अधिक लग रहा था। थैंक यू। अब इस अंश पाठ के बाद मैं शुरुआत प्रभात जी से करना चाहूँगी। प्रभात जी, आपने उपन्यास बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारी चर्चा सेशन के पहले भी होती रही है। हमने गांधी वाली जो बात है वो हम करेंगे बाद में, इसके बाद, मगर आपके ओपनिंग रिमार्क्स, आप अगर उपन्यास आपने पूरा पढ़ा तो उसके आप क्या ओवरऑल क्या आपका? देखिए, मैं तो अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा काम ये होता है कि मैं उपन्यासों की कहानियों की व्याख्या करता रहता हूँ। और अगर एक उपन्यास हमें पढ़ाने को दिया जाता है, हम पूरा सेशन 6 महीने उसको पढ़ाते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो किसी ने न देखी हो।
पहली बात तो मैं एक अध्यापक के रूप में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक संपूर्ण उपन्यास की जो कल्पना जिस तरह से की गई है, उपन्यास अपने आप में सिर्फ कहानी नहीं होती है, वो कुछ न वो कहानियों का समुच्चय होती है, यानी उसमें बहुत सारी कहानियाँ हों या एक कहानी हो, ऐसा नहीं होता है। दुर्भाग्य से पिछले बहुत सारे सालों में हमने कुछ या कोई एक विषय नहीं होता, उपन्यास अपने आप में एक जीवन होता है। आपको शायद ध्यान होगा कि जब मार्केज का उपन्यास 100 Years of Solitude आया था तो उसके बारे में लिखते हुए एक अमेरिकी विद्वान ने लिखा था कि बुक ऑफ जेनेसिस के बाद ये दूसरी ऐसी संपूर्ण कृति है। क्यों ऐसी दूसरी संपूर्ण कृति है? क्योंकि एक ऐसे जीवन को, ऐसी दुनिया को सामने लेकर अपनी संपूर्णता में, अपनी पूरी जीवंतता में सामने लेकर आती है जो उससे पहले नहीं नजर आई थी। ये बात कहते हुए मुझे मतलब हिंदू की तरफ ध्यान इसलिए जाता है कि ये उपन्यास एक ऐसे कालखंड को लेकर, हिंदुस्तान के इतिहास के एक ऐसे कालखंड को लेकर लिखा गया। 1891 से लेकर अगले 10 साल 11 साल के कालखंड को लेकर लिखा गया और मुंबई में केंद्रित है, जो उस दौर के उस जीवन को और उस समाज को सामने लेकर आती है जो इतिहास में जिसकी व्याख्या नहीं मिलती है। इतिहास में जो विषय हाशिए पर रह गए, ये एक नए विषय को उठाती है। आप बेहतर जानती होंगी कि उत्तराधुनिक विद्वान यही कहते हैं कि उपन्यास अपने आप में जीवन की पुनर्रचना नहीं होती है, बल्कि उपन्यासकार अपने उपन्यास में एक ऐसी दुनिया रचता है और उसकी वो दुनिया, रची हुई जो दुनिया होती है, वो इसलिए कितनी अधिक विश्वसनीय, यानी बाहर की दुनिया से कितनी अधिक जुड़ पाती है, इसी से उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस कालखंड को, जिस विषय को उन्होंने उठाया है, वो विषय हमेशा से अलक्षित रहा है और इसलिए बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये कहानी, एक उपन्यास। वैसे साधारण तौर पे आपने बहुत सही कहा कि एक लाइन में नहीं कुछ कहा जा सकता, उसको रिड्यूस करना होगा, लेकिन रिड्यूस करते हुए कहूँ तो एक शिल्प है, एक युवक है जो अपनी आत्मकथा लिख रहा है और संयोग से इतिहास के एक ऐसे दौर में वो आदमी जीवित है, मुंबई में एक ऐसे दौर में जीवित है, भारत के एक ऐसे दौर में जीवित है जब बहुत सारी हलचलें हो रही थी और जिनमें उसने बैरिस्टर गांधी को बैरिस्टर पढ़ के मुंबई में आके रहते हुए देखा था और फिर वहाँ से जुनूबी यानी दक्षिण अफ्रीका जाते हुए देखा था। वो उस कालखंड को रच रहा है। गांधी वाली बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ यह है कि ये जो उस समय का सबसे बड़ा सवाल क्या था, जो इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ध्यान आया, वो 19वीं शताब्दी के 1857 के बाद से भारत में आप देखेंगे कि लगातार जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक स्तर पर जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, उनके केंद्र में भारतीय होने का द्वंद्व था। वो अपनी अपनी पहचानों को छोड़कर एक भारतीय पहचान के तहत आ जाएं, वो द्वंद्व चल रहा था। और उसमें जो समाज के जो तबके, या इसमें मान लीजिए वो तबका, चूँकि इसका नायक गणपत हिंदू है और जो इसमें सारे परिवेश, इसमें जो सारे किरदार हैं वो सब हिंदू हैं, तो वो अपने समाज में अपने उन पहचानों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं जो उनसे छूट रहा है, जो पाश्चात्य सभ्यता के आने से, पाश्चात्य सभ्यता के तकनीकों के आने से जो जीवन बदल रहा है, उसको लेकर उहापोह, वो उस उहापोह को बहुत अच्छी तरह से उस उपन्यास ने पकड़ा है। मैं सबसे पहले इस बात से प्रभावित हुआ। और दूसरी बात, उपन्यास के जो जितने भी तरह के उसके होते हैं, संवाद होना चाहिए, मतलब जितने भी गुण माने जाते हैं उपन्यास के, उन सारे गुणों को, भाषा की बात बहुत आपने जो उदाहरण दिए उसमें भी भाषा की बात लगातार की गई। गुजराती भाषा, ऐसा नहीं कि भाषा गुजराती मुंबईया हिंदी या गुजराती हिंदी पहली बार किसी उपन्यास में इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल होने से कोई भाषा से वो उपन्यास बहुत विलक्षण हो जाता है, ऐसी बात नहीं। वो भाषा, जिस परिवेश को आप उस भाषा से, मुंबई की भाषा देखिए, कॉस्मोपॉलिटन भाषा 19वीं शताब्दी में भी थी। वहाँ वो महाराष्ट्र नहीं था 19वीं शताब्दी का, जो आज गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य हैं, तब एक राज्य थे। ये उतना ही गुजरातियों का था जितना मराठा लोगों का था और जितना बाकी कारखानदारी, जो कारखानों में काम करने वाले लोग आते थे। तो वो उस हिंदी को सिर्फ गुजराती नहीं है, मराठी है वो, और सब कुछ होते हुए एक हिंदी है। तो उस भाषा को जिस तरह से कैप्चर किया और उस समय के मुंबई के परिवेश को जिस तरह से इन्होंने चित्रित किया है, वो बहुत मतलब अविस्मरणीय, क्या कहते हैं उसको, पढ़ के बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और एक बतौर मैं अध्यापक होने के अलावा एक लेखक भी हूँ, तो सबसे पहले जो एक लेखक, अच्छा या बुरा जो भी हो, एक लेखक जब दूसरे लेखक को पढ़ता है और उसकी कृति जब उसको अच्छी लगती है, तो उसके अंदर जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो ईर्ष्या होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं रच सका। तो मेरे अंदर ये ईर्ष्या भी हुई। लेकिन ये इन सब चीज़ों के बावजूद मैं कहता हूँ कि जो सवाल इस उपन्यास ने उठाया है, जो बहुत बड़ा सवाल है, जो जब हम गांधी की चर्चा करेंगे उसमें और स्पष्ट होगी।
बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी, बहुत सारे पॉइंट्स को आपने टच किया प्रभात जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी सत्य व्यास जी से कि आप कृपया अगर इसकी एक अपने ओपनिंग रिमार्क्स, अगर आपने अंबर को आपने बहुत समय से पढ़ा है, इसके भी अंश आपने पढ़े, माइक आपके पास है? हाँ जी। नहीं तो आप मुझे हाँ, तो अंबर ने किताब लिखी मतलब हिंदू। मैं और हम सभी, हम में से बहुत लोग अंबर के बहुत पुराने पाठक होंगे। फासे से बात शुरू करता हूँ, फिर आऊँगा बात पे। मैं कविताएं लिखता था, अंबर को पढ़ के मैंने कविता लिखनी छोड़ दी। तो कम से कम अंबर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि हमारा दाना पानी चलता रहे, ठीक है ना। वो इधर आ गया नॉवल में, हम घर छोड़ के मुंबई आए थे कि कुछ किताबों से काम होगा, मगर ठीक है अब जब आ ही गया है तो आपने वो ईर्ष्या वाली बात की थी ना, थोड़ा सा ईर्ष्या कर लेते हैं। अंबर की किताब पे मैं बाद में बात करूँगा, अंबर की भाषा पे मैं बात करता हूँ। अंबर उन लेखकों में से हैं जो अपने किताब और अपनी कहानी के जो कहते हैं ना आसपास का जो उनका क्षेत्र है उसके हिसाब से अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही विरल गुण है, ये बहुत विरल गुण है। यदि हम उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से आते हैं तो हमारी भाषा पर वहाँ की एक मुहर रहती है। अगर हम पंजाबी हिंदी लेके आते हैं तो हमारी भाषा पे वो मुहर रहती है। अंबर को आप इंदौर में रहते हुए पा सकते हैं कि वो बंगाल के सुदूर क्षेत्रों की भाषा लिख सकते हैं। अंबर को आप इंदौर में रहते हुए पा सकते हैं कि वो काठियावाड़ी भाषा लिख सकते हैं। अंबर को आप अपने घर में या जहाँ वो रहते हैं वहाँ रहते हुए पा सकते हैं कि वो अगर वो चाहें तो मुंबईया भाषा जो है, हालांकि उन्होंने लिखी नहीं है लेकिन वो लिख सकते हैं। ये इनका गुण है। दूसरी बात इस किताब से संबंधित अगर मैं आऊँ तो अंबर से जो सीखने वाली बात है ना वो ये है कि हिंदुस्तानी भाषा जो कहते हैं वो कुछ भी लिखें, जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है जहाँ पर उर्दू वो इतने प्रेम से इस्तेमाल करते हैं कि आपको पढ़ते समय लगता है कि इसकी जगह कोई और भाषा आ ही नहीं सकती। मैं एक उर्दू और एक हिंदी के 2 उदाहरण इस किताब से दूंगा। जहाँ चाहे लिखना हो वहाँ अंबर ख्वाह लिखते हैं। जब ख्वाह लिखते हैं तब आप जान पाते हैं, जो उर्दू के बहुत विशद जानकार नहीं रहे हैं, कि ख्वाह म ख्वाह का अर्थ होता है चाहे न चाहे। ख्वाह म ख्वाह, तो जहाँ भी चाहे वर्ड होगा वहाँ अंबर ख्वाह यूज़ करते हैं। हम सब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि मेरे पैर में दर्द है, अंबर लिखते हैं मेरे पाँव में दुख है। जब आप पढ़ते हैं ना तो आप सोचते हैं कि इस तरह भी लिखा जा सकता था, ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया कि इस बात को इस तरह से भी लिखा जा सकता था। और तीसरी बात जो कहना चाहूँगा इस किताब के बारे में वो ये है कि यह फैक्शनल काइंड ऑफ बुक आती है जहाँ फिक्शन और फैक्ट के बीच की चीज़ आप लिखते हैं। बहुत विरल है हमारे यहाँ, या तो हमारे यहाँ कथा लिखी जाती है या कथेतर लिखा जाता है। ऐसी कहानी जहाँ आपके पात्र जो हैं वो न सिर्फ हैं बल्कि लार्जर देन लाइफ हैं। वहाँ जब आप लिखने पे आते हैं ना तो मुझे पैट्रिसिया कॉर्नवेल की एक लाइन याद आती है कि फैक्शनल स्टोरी लिखते समय ना आप तलवार की धार पर चलते हैं। आप अगर बैरिस्टर गांधी की बात कर रहे हैं और आप नॉवल लिख रहे हैं तो आप समझिए कि आप किस तलवार की धार पर चल रहे हैं। आपको कितना हर चीज़ संभल कर लिखना पड़ती होगी, और उसमें बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों इस किताब की इतनी ज़्यादा प्रतीक्षा थी। अंबर की किताब मतलब हिंदू की प्रतीक्षा मुझे लगता है पिछले 2 सालों से तो हो ही रही होगी, और आप पढ़ेंगे तो वो पाएंगे कि क्यों इस किताब की इतनी ज़्यादा प्रतीक्षा थी। यह किताब बिल्कुल उस सारे मापदंड पे खरी उतरती है जिस किताब की हम प्रतीक्षा करते हैं।
थैंक यू सो मच सत्या जी, आपने बहुत अच्छे से पूरे मतलब साल भर पे ऐसे पॉइंट्स पे बात रखी जिसको हम लोग टच नहीं कर पाए थे। मैं बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्योंकि मैंने भी इसको 2-3 बार पढ़ा है। बेसिकली ये एक ऐसे कमिंग ऑफ एज कहानी है। अगर हम उस पर डिस्कस बात करनी ही पड़ जाए कितनी भी रिडक्टिव तरीके से हो, और फिर वो बॉम्बे में होती है, घटित बॉम्बे से शुरू होती है। गोवर्धन नाम का जो उसका नायक है उसकी कहानी है, वो गांधी का पड़ोसी है, गांधी से बहुत फैसिनेटेड है। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे कहानी चलती है उसके विवाह, उसका एक बच्चा, उसकी यूनिवर्सिटी, उसका बहुत इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प परिवार, हर किरदार जो है उसकी अपनी एक यात्रा, अपना एक आर्क है। फिर गोवर्धन की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वो समंदर का जो जहाज़ होता है, जहाज़ पे वो काम करने लगता है। जहाज़ का पूरा समंदर का जीवन है जिस पे बहुत सारे पन्ने, बहुत दिलचस्प पन्ने। फिर वो हांगकांग जाती है कहानी, वहाँ पर इसके पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है वहाँ पे। फिर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब स्मॉल प्लॉट्स। आपको बहुत, मैंने तो पढ़ना शुरू किया, मैं इसको तकरीबन काफ़ी बार 2-3 बार ऐसे पढ़ चुकी हूँ। फिर घूमते हुए अंत में वो वापस लौट के बॉम्बे आती है। बहुत ही ट्रैजिक एक आर्क है, उसमें ट्रेजेडी है, बहुत ग्रीफ है, मगर वो आपको ऐसे पढ़ते हुए बहुत कंधों पे महसूस नहीं होता, वो कहीं अंदर सीपन हो जाता है। आप जब ख़त्म करते हो तो मैं तो चुप बैठ गई थी बहुत देर तक। हम अब एलिफेंट इन द रूम जिसको मैं बोलती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जिस पर हमारी बहुत चर्चा मेरी होती रही है, मेरी अमंबर से भी और मेरी प्रभात जी से भी होती रही। गांधी वाला जो एक मसला है कि गांधी जो नायक है वो गांधी का पड़ोसी है। गांधी वहाँ अभी बैरिस्ट्री करने के लिए बॉम्बे में आए हैं, नए उन्होंने एक नया रसोइया नियुक्त किया है और वो गांधी की पूरी जीवनचर्या, पूरी लाइफस्टाइल, हर चीज़ से बहुत फैसिनेटेड है। और फिर जब पूरी कहानी ख़त्म होती है तो एंड में गांधी की एंट्री होती है। मगर इसका जो पूरा रस है पढ़ने का वो उसके प्लॉट में, जो पढ़ने में है। मतलब जो आप टेरेनी ऑफ द प्लॉट तो हम सब ने सुना होगा कि प्लॉट का कुछ इतना इंपॉर्टेंस अब रहा नहीं, मगर पढ़ने में जो रस आता है और गांधी इस नैरेटिव में किस तरीके से खड़ा है, इस पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभात जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उनके पास माइक होगा। धन्यवाद। देखिए, गांधी को लेकर जितने लोगों ने भी इस उपन्यास पे अपनी अपनी सहमति दी है, गांधी के इस उपन्यास में होने की भूमिका को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल इस उपन्यास के साथ है। जो पहली बार पढ़ते हुए मेरे दिमाग में इस उपन्यास की कथा से ज़्यादा ये चलता रहा कि गांधी आखिर काठियावाड़ी बैरिस्टर, और वो ये गांधी वो नहीं है। गांधी को जीवन को हम गांधी दक्षिण अफ्रीका के बाद गांधी दक्षिण अफ्रीका में इस तरह से जानते, ये वो गांधी हैं जो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर लंदन से लौटकर मुंबई आए हैं और मुंबई में बैरिस्टर हैं, तो जाहिर है वकालत के काम ढूंढने में लगे हुए और सफल नहीं है। उस समय तक उनको कोई काम नहीं मिलता और ये उस उपन्यास में आगे चलकर वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, जिसके बाद वो गांधी बनते हैं। ये और उस दौरान संयोग की बात है कि एक बहुत साधारण युवक गणपत नाम का जो इस उपन्यास का कथावाचक है, इस उपन्यास का उसको नायक कह लीजिए, सब कुछ है, वो उस दौरान गांधी जहाँ रहते हैं उस घर में उनके पड़ोस में रहता है और वो गांधी को बहुत देखता है और उस दौर में उनके आचार विचार से वो ऐसा प्रभावित होता है कि वो अपना आदर्श उनको मानता है। मैं इस गांधी को, इस पूरे उपन्यास को मैं इस एलिगरी की तरह देखता हूँ। इस तरह से भी देखा जा सकता है कि देखिए, लेखक जब लिखता है और जब पाठक पढ़ता है, तो पाठक जब पढ़ता है उपन्यास पूरी तरह से, वो कृति पूरी तरह से पाठक की होती है, वो उसकी जैसी चाहे व्याख्या कर सकता है और उस आधार पर मैं इसकी अपनी व्याख्या करता हूँ जो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगती है। तब मुझे इस उपन्यास का पूरा एक आधार समझ में आता है और इसके त्रयी होने का आधार समझ में आता है कि पहला, ये उपन्यास एक तरह से मुझे लगता है कि गांधी के आदर्शों के इस देश में टूटते जाने की एलिगरी एक तरह से शोक कथा की तरह है। वो गांधी जो गणपत है वो गांधी से बहुत प्रभावित होता है और गांधी जैसा बनना। गोवर्धन नाम आप मिस कर रहे हैं, उसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन, गणपत दूसरा था, सॉरी। गोवर्धन जो था वो बहुत प्रभावित था और गांधी जैसा वो बनना चाहता था। वो खुद एक नाटककार बनना चाहता था और चाहता था, उसके मन में भी कहीं इच्छा थी कि मैं भी विदेश जाके पढ़ पाता। लेकिन जब वही गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मुंबई वापस आते हैं, उपन्यास आपने बहुत अच्छा बताया कि शुरुआत इसका मुंबई से होता है और अंत मुंबई में होता है। तो जब वही गांधी जब वो लौट कर आते हैं तो वो उनसे मिलता नहीं है, उनसे नजरें चुरा लेता है, उसको ग्लानि बोध से भरा होता है। ये भारत का ग्लानि बोध है। भारत में गांधी की चर्चा बहुत की गई लेकिन हम सब गांधी के उन आदर्शों को अपना नहीं पाए। ये उपन्यास उस एलिगरी की तरह मुझे लगने लगता है। इसमें गांधी की भूमिका तब मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। ये सब बातें अपनी जगह है कि गांधी उस उपन्यास में ट्रोप की तरह है, लेकिन ट्रोप क्यों है? आखिर गांधी ही क्यों है? और गांधी बार बार, जो गोवर्धन है वो बार बार गांधी को क्यों याद करता है, क्यों बार बार गांधी की तरफ जाता है? क्योंकि हम
अब एक हम सब के तरह का एक साधारण भारतीय मानस है जो बार बार जो गांधी से जितना दूर होना चाहता है उतना ही उनके पास होना चाहता है। वो बिल्कुल गांधी से उलट हो जाता है, वो हर वो काम करता है जो गांधी नहीं करते थे, या जो वो चाहता था कि गांधी की तरह करे। ये हम सब का, मुझे लगता है कि गांधी का जो सपना था जिस देश में किस तरह से फेल हुआ, कहीं ना कहीं गोवर्धन की कथा उस ओर भी जाती हुई मुझे दिखाई देती है। बहुत ही आपने एक बहुत अच्छी ज़रूरी बात कही, मतलब जो इन्होंने सामूहिक ग्लानि की जो बात कही ना गांधी के आदर्शों के, वो इतनी मतलब आई वॉज वेरी मूव्ड जब हमने ये बात पहले सुनी, और मुझे लगा कि एकदम से क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं लेकिन और पाठक पढ़ते हैं, हम लोग एक दूसरे को, खुद भी हम लेखक सब एक दूसरे के पाठक भी होते हैं, लेकिन हम सब इस बात उस एहसास को समझते हैं जब कोई पाठक सच में उस चीज़ को कोई आलोचक पाठक कोई भी इंसान जब टेक्स्ट को मतलब खोल के रख देता है हमारे सामने, तो हमको अंडरस्टूड होने की जो फीलिंग आती है कि हमें समझ लिया गया, मतलब कि हमारी किताब को किसी ने पढ़ के उसके एक हिस्से को समझा। तो वो जो रेजोनेंस है, वो जो एक सामूहिक ग्लानि की बात जो आपने कही, वो मुझे मतलब एज अ रीडर मैं उससे बहुत एसोसिएट करती हूँ उस नॉवल के। मुझे आई अग्री विथ यू ऑन दैट, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अंबर से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने जो अपने उपन्यास में जैसे बॉम्बे है या हांगकांग है, दो चीज़ों पर एक अंबर से पूछना चाहूँगी कि खाना जो है, जैसे कि उस समय क्या है, उपन्यास पीरियड नॉवल है, तो उसमें चाय भारत में आई है और लोगों को चाय का कोट एंड कोट नशा होना शुरू हुआ है, तो सब लोगों को चाय के ऊपर बहुत लंबे लंबे डिस्क्रिप्शंस हैं। और जब हांगकांग कहानी पहुँचती है तो वहाँ के खाने, महाराष्ट्र के खाने, उसके बहुत रोचक विवरण है जो आराम से ऑर्गेनिकली मतलब बुने गए हैं कथानक में। और उसके साथ में खाने के साथ साथ जो शहर होता है, जब भले वो हांगकांग हो या वो बॉम्बे हो, दोनों ही शहर एक कैरेक्टर की तरह उभर कर आते हैं। जब हम उसको लंबे समय तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है, इनफैक्ट मैं तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक कहूँगी कि हांगकांग और बॉम्बे के साथ साथ बहुत एक हिस्सा कहानी का, बहुत लंबा हिस्सा जो समंदर के ऊपर चलता है, क्योंकि वो जहाज़ के कर्मचारियों के ऊपर एक जहाज़ पे शिफ्ट हो जाती है और जहाज़ के कर्मचारियों के साथ कथा आगे बढ़ती है। तो जहाज़ और समंदर का जो पूरा माहौल है वो भी एक कैरेक्टर की तरह डेवलप हो जाता है। तो ये मतलब जो विजुअल सेंसेशन है और जो खाना है, जो हमारा टेस्ट बड्स हैं, इन दोनों को कैरेक्टर की तरह वीव इन करके डेवलप करने का मतलब ये कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा अगर बात करना चाहें। खाने का जहाँ तक सवाल है, हेलो, इसके दो भाग हैं। एक भाग तो जो इसका पूर्वार्ध है उपन्यास का, वो घर ही घर में घटित होता है और उस समय गोवर्धन स्त्रियों से घिरा हुआ है, और जो उसका उत्तरार्ध है वो अचानक बाहर चला जाता है और वहाँ पे स्त्रियाँ नहीं हैं, जहाँ आखिरकार भले ही दुनिया बहुत बदल भी गई हो, लेकिन आज भी एक स्त्री को हम लोग फीडिंग एजेंट, बच्चों को माँ ही दूध पिलाती है बचपन में। तो जहाँ स्त्री होती है वहाँ पे रसोई या किचन होना मुझे बहुत स्वाभाविक लगा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं खाने के बारे में इतना लिख रहा हूँ या मैं इतना भुक्कड़ हूँ कि बस खाने के इतने लंबे मैंने विवरण दिए। बाद में मुझे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा हो रहा है कि आप खाने के बारे में बहुत बात करते हैं, तो ये मैंने की है। मैं कैसे इसको बताऊं कि मैंने क्यों की, मगर बहुत जगह है। जब हांगकांग जाता है तो वो गोवर्धन जो है वो मांसाहारी हो जाता है और हांगकांग के खाने के बारे में उसके विवरण हैं। दूसरा सवाल क्या था आपका? बम्बई में मैं बहुत समय तक रहा हूँ और दुनिया में अगर मुझे कोई शहर पसंद है तो बम्बई है सबसे ज़्यादा। जहाँ तक हांगकांग का सवाल है तो हांगकांग में तो मैं कभी नहीं रहा, ना मैंने हांगकांग देखा है कभी। ये ज़रूर है कि मैं कहीं जा रहा था तो एक जगह पे हांगकांग के एक लेओवर सा था। तो मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, अगर आप उपन्यास लिखते हैं तो आप क्यों लिखते हैं कि जिसके बारे में आप नहीं जानते आप वहाँ जाइए मत, उसको इन्वेंट कर लीजिए। आखिरकार हम उपन्यास लिखते या पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम इन्वेंट करना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं।
तो मैंने की हांगकांग की कल्पना, लेकिन कई लोगों को लगता है कि मैं हांगकांग में भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। पर बम्बई में मैं रहा हूँ और मुझे लगता है कि हांगकांग और बम्बई में उपन्यास में मेरा हांगकांग लोगों को ज़्यादा विश्वसनीय लगता है बम्बई के मुकाबले। नहीं तो पढ़ते हुए जो एक्सपीरियंसेस थे, मुझे ये बहुत ऑब्वियस एक क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ये पॉलीफोनिक है बहुत, ये जो उपन्यास है, और मैं सत्या जी से ये पूछना चाहूँगी कि इसके साथ साथ पुरानी भी जो अंबर की कहानियाँ हैं, ये कहानियों में जितना है उसमें बहुत विकास होकर बहुत ज़्यादा और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पूरा एक सुगठित और बहुत सॉलिड, टेंजिबली आप उसको फील कर सकते हैं पढ़ते हुए, बहुत आप उसको महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारी ध्वनियाँ चलती हैं इस उपन्यास में जब आप इसे पढ़ते हैं। ये जैसे कि कोई विचारधारा है, उसको एक अच्छा उपन्यास हमेशा, जो मेरी समझ है उसमें है कि वो, उसकी ये खूबी होती है कि वो विरोधाभासी कई तरह के चीज़ों को अपने अंदर स्थान दे सकता है। महाभारत को हम दुनिया में इसीलिए सबसे बड़ा एपिक मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि महाभारत जैसी कोई कृति कभी नहीं हो सकती और नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर सभी कुछ है। यानी कि उसके अंदर अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। मैं अगर बहुत ही उसको क्रूडली अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर उसमें कोई अच्छाई है तो बुराई है, कोई और एक एक्स विचारधारा है तो वाई विचारधारा भी है, और जेड भी है, और अलग अलग ध्वनियाँ, कोई एक चीज़ एक प्रस्तुत करता है, एक प्रपोजिशन एक पात्र रखता है, एक आइडिया रखता है, तो दूसरा बात उसको काटता है, वो उसको चुनौती देकर उसके ऊपर उसका जो काउंटर है वो प्रस्तुत करता है। इस तरीके से अलग अलग दृष्टि से मैंने टाइमर लगाया हुआ है एकदम। तो ये अगर पॉलीफोनिक बहुत बनता है उपन्यास, तो इस पर अगर आप थोड़ा, ये जो इनकी पहले की भी रचनाएं उसमें भी ये है। अंबर की रचनाएं जो हैं वो इतनी पॉलीफोनिक हैं कि मैं जब अपनी पिछली किताब लिख रहा था तो मुझे ऐसी कविताएं चाहिए थी जो कोई सीरियल किलर पढ़ता हो। और मुझे जिन्होंने बताया कि आप कविताएं लें, उन्होंने अंबर की कविता ही रिकमेंड की। उन्होंने कहा कि इसकी कविता तुम किसी जगह लगा दो, वो हर जगह फिट होगी। और आप बिलीव करें, जो कविताएं मैंने अपनी किताब में लगाई हैं, वो मुझे पढ़ते समय बिल्कुल लगता है कि वो सीरियल किलर ही पढ़ सकता है। तो अंबर जो है वो मतलब बहुआयामी, इसकी भाषा जो है ना, या कविताओं की भाषा हो या किताब की भाषा हो, बहुआयामी है। वो एक ही साथ जो है वो दिस और दैट दोनों जो परिपाटी है उसको फुलफिल कर लेती है। जैसे मैं, अगर समय है हमारे पास, हाँ, तो मैं एक पैराग्राफ आधा पढ़ना चाहूँगा, आप देखेंगे कि कैसे ये। बुआ को अनिद्रा रोग था, चोरों का खटका उन्हें लगा रहता था। चूहों से गृहस्थी की रक्षा करना वे अपना बिल्ली से बढ़कर कर्तव्य समझती थी। इमारत के अन्य लोगों के रात्रिकालीन आवागमन की जासूसी करना उनका परम धर्म था। थोड़ी भी आवाज़ होने पर वह तुरंत उठ जाती और अपनी लाठी उठाकर घर भर का चक्कर लगाती। कभी कभी अधिक उत्तेजित होने पर लाठी भांजने लगती थी। इमारत का कौन मानुस कितने बजे पाखाने गया, किसे कब्ज है, किसे संग्रहणी, उन्हें सबका समाचार रहता। गोबर गौरी को कभी असमय हाजत निपटाना होती तो बुआ संग जाती और पाखाने के आगे लाठी भांजती रहती। पूरी इमारत को पता लग जाता कि आज गोबर गौरी 2 बार गई है। तो बहुआयामी इसका जो लेखन है ना, इसकी जो भाषा है ना, वो बहुआयामी है। मैं इस किताब को एक दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे आयाम समझने के लिए मुझे कम से कम और 2-3 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। जी, इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए मेरे पास 2 सवाल और हैं, वो मैं पूछती हूँ, और उसके बाद एक आखिरी सवाल मैं अदिति से पूछूंगी, इसके पब्लिकेशन और इसके पूरे एक्सपीरियंस लास्ट में। ये मैं वुमेन कैरेक्टर्स के बारे में, जो इसके स्त्री पात्र हैं, उसके बारे में बात किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। तो इसके बहुत ही एक माँ का इसमें महत्वपूर्ण किरदार है। मुझे पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि माँ, उनके जो नायक है, उनके पिता का देहांत हो जाता है, और उसके बाद फिर जो माँ है उनकी एक घर में एक आते हैं रसोई, एक
व्यक्ति आते हैं कुछ कुछ सामान देने, राशन, कुछ काम से, तो उनसे उनकी बातचीत है, थोड़ा परिचय बढ़ता है। तो बेटा कभी, जो जवान युवा बेटा है, वो आपत्ति जताता हुआ कुछ उनसे बात ऐसी कह देता है और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं एकदम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, कुछ नहीं बोलती, कोई कुछ आर्ग्यू नहीं और कोई सफाई नहीं। और वो उनका मुझे बहुत रैडिकल एक मूव लगा कि वो चली जाती हैं। इसी तरीके से सारे स्त्री किरदारों के आर्क बहुत, जो पत्नी है नायक की वो 16-17 वर्ष की, क्योंकि वो एक पीरियड नॉवल है और वो उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा जितने बाकी नॉवल इसमें और भी स्त्री किरदार हैं, मैं अंबर से पूछना चाहूँगी कि उनको ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये सयास था उनका, जो जैसे बुआ के बारे में भी वो थोड़ा सा बताएं, और अगर वो लीलावती का भी जो किरदार है जो एंड में ईसाई बन जाती है, और वो थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे ये सयास हुआ, या फिर जो या फिर जब आप लिखते हैं तो राइटर की जो कलम है उसने खुद को खुद लिखवाया ओवर पावर करके, क्या था ये? नहीं, सायास नहीं हुआ, ये अपने आप हो गया। मैंने कभी अपने पात्रों को बहुत उन्मुक्त बनाने की कोशिश नहीं की, पता नहीं कैसे वो बन गए। लेकिन असल में शब्द जो होते हैं वो आपको ही धोखा देते हैं जब आप लिखते हैं, तो उसमें जैसे मक्खन की तरह सच ऊपर आ जाता है, बाकी सब नीचे बैठ जाता है, आप चाहें न चाहें। तो शायद वो अपने आप बन गए। इसीलिए शायद हम लोग वाक सूक्त है या सरस्वती की लोग उपासना करते हैं, क्योंकि उसमें ये शक्ति होती है कि वो अपने आप जो सच है, जो अच्छी चीज़ है, उसको ऊपर उठाए और जो ख़राब चीज़ है वो नीचे चली जाती हैं। जितने भी बहुत लोग मुझे बहुत रूढ़िवादी समझते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं ये किताब कि मैं उतना रूढ़िवादी हूँ नहीं, क्योंकि मेरे सारे स्त्री जो पात्र हैं वो सच में बहुत बाद में जाके रेडिकल निकले। मुझे भी नहीं पता था कि ये जो चरित्र हैं ये आगे चल के ये करेंगे। स्पेशली इसमें जो एक बुआ का किरदार है, इनफैक्ट सभी स्त्रियां ये बहुत ही रूढ़िवादी परिवारों में रहती हैं, मगर बुआ रिवोल्ट कर देती हैं, वो अपने आप को ईसाई में कन्वर्ट कर लेती हैं, नौकरी करने लग जाती हैं जो कि कभी नहीं हुई, और हॉस्पिटल में जाके काम करने लग जाती हैं दूसरी जगहों पर, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी। इसी तरह से सभी जो बहुत सारे स्त्री पात्र हैं वो अंत तक आते आते चौंका देते हैं। एक सवाल मेरा स्पेस एंड टाइम के ऊपर भी था। असल में मेरे कुछ जो प्रिय उपन्यासकार हैं, जिसमें एक ओरान पामुक मेरे बहुत प्रिय उपन्यासकार हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई भी जो अच्छा उपन्यास होता है वो जो टाइम का सेंस है उसको एलोंगेट कर देता है, यानी कि उसको बढ़ाने का वो काम करता है। वो आपको फील नहीं होता जब आप पढ़ते हैं कि कितना समय गुजर गया, कैसे गुजरा। स्पेस और टाइम को एक करने का भी काम करता है, जिसमें वो उदाहरण देते हैं कि टॉमस मान का जो उपन्यास है मैजिक माउंटेन, वो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक हिस्सा यहाँ पे निकाल के रखा है कि कुछ कुछ हिस्सों में तो ये इतना ज़्यादा, इसमें एक सेक्शन आता है जबकि जो नायक है वो गांधी के साथ पैदल चलते हुए, जो गांधी जी के गुरु होते थे, उनसे मिलने के लिए, जिनको रायचंद जी उनको कवि भी कहा जाता था, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो वो जो जाने की जो प्रोसेस है, जब वो जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि टाइम ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में आता है। तो मैं इसके बारे में एक छोटा सा सेक्शन पढ़ के बताना चाहती हूँ आप लोगों को। किसी मनुष्य से और मनुष्य से ही क्यों, बल्कि किसी भी प्राणी के साथ एक समय और देश में विद्यमान होना मात्र इसका आनंद ही जीवन का आनंद कहा जा सकता है। जैसे मैं 1981 दिसंबर से दिनांक 27 को सायंकाल बैरिस्टर गांधी के साथ कवि रायचंद से मिलने झावेरी बाजार जा रहा था। आकाश के अनान मध्य पक्षियों का एक झुंड समुद्र से मछलियां खाकर बॉम्बे के गुलूरों और पार्श्व पिल्लव के वृक्षों पर बने अपने नीड़ों को लौट रहा था। कव्वे दुकानों के आगे लगी टपरियों पर बैठे आगंतुकों को अपनी ग्रीवाएं मटका कर जब तब निहार लेते थे। दूर पारसियों के दख्मे से अपने विशाल पंख फैलाए आकाश को अंधकार से भरते गिद्ध उड़ रहे थे। बिल्लियां हवा में गुलाटियां खाकर भूमि पर सीधी और आत्मविश्वास से उतरकर कसाईयों की गली में गुम हो जाती थीं।
कहीं कोई बिलार संसार से अनभिज्ञ अपनी प्रेयसी के ध्यान में लीन कबूतर का झपट्टा मारकर शिकार कर रहा था, तो कहीं जामुन के वृक्ष पर तोतों की भीड़ लग गई थी। एक इमारत की छत पर, जिसके नीचे अंग्रेज़ों के नाई सूसन एंड सन सैलून है, बंदर किसी मारवाड़ी गृहिणी के सुखाए आलू के पापड़ चाट रहे थे। इन असंख्य जीवों और 8,20,000 जनों के बीच बैरिस्टर के संग विद्यमान होने का अनुभव ही उस समय मेरे जीवन का अर्थ था। इस सायकाल तक, बम्बई के डेविड सूसन वाचनालय तक और उस मेज़ तक आने में जहाँ से बैरिस्टर मुझे देख सकते हों, मैं कितनी लंबी यात्राएं की थीं। इस सायकाल की अनंत पुनरावृत्ति होती रहेगी। मेरी माँ मेरे लिए हमारी रसोई में कच्चे केलों की मेरी प्रिय सब्जी बना रही होगी। पिताजी बम्बई गुजरात नाटक मंडली के नूतन नाट्य प्रबंध का टिकट बेचते होंगे। कुमुद नर्मदा प्रसाद जी के लिए चायपत्ती उबाल रही होगी। अवश्य ही उसने नर्मदा प्रसाद जी को चाय के नशे का आदी बना दिया होगा, ताकि स्वयं मज़े में जपची चाय पी सके। बैरिस्टर गांधी के रसोइये महाराज ने दोपहर भर जमकर मोरूबाई को बपरा होगा और अब थककर सो रहा होगा। अपने पुंशली होने की ग्लानि के कारण मोरूबाई उस दिन भांति आज भी रो रही होगी। बैरिस्टर की जो डाक मैंने चुराई थी, वह मेरे बिस्तर के नीचे छिपी होगी, जिसमें शाकाहार के गुणों को बखानते पत्र और पुस्तकाएं हैं। बा ने जो दोपहर में अपनी साड़ी मेरी और पिताजी की श्वेत धोतियों और कुर्ते धोकर छज्जे पर सुखाए होंगे, वे उसी झंझा से उड़ते सूख रहे होंगे और उन पर जाती हुई ज्योति की अरुण किरणें कांपती होंगी। पीपों में हमारे महीने भर का आटा, कोठी में वर्ष भर का गेहूं भरा होगा, थोड़ी सी ज्वार और बाजरा होगा, सप्ताह भर का तेल और चावल। मटके में जल होगा, जिसमें माँ ने पुनः किनोरों तक भर दिया होगा। दूसरे मटके में नमक की डलियाँ होंगी। कांच की बरनी में गुड़ की भेलियाँ भरी होंगी, जैसे ईरानी दुकानों की बरनियों में बिस्कुट, लेमन जूस, शक्कर, नमक की चढ़ी इमलियाँ और आंवले भरे होते हैं। यहाँ झाड़ू बाहर पड़ी है, किंतु हमारे घर पर बा ने झाड़ू गहने की तरह सहेज कर छुपा कर रखी होगी। यह बस एक क्षण का विवरण है। तो मैं बस इस टाइम और स्पेस इलांगेशन पर पूछना चाह रही थी अंबर से कि ये इसका आइडिया कैसे आया, कैसे हुआ, ये कैसे आपने किया ये? जो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हाई आर्ट होता है या कोई कला होती है, या कमर्शियल फिक्शन और लिटरेरी फिक्शन को जो चीज़ अलग करती है वो टाइम है। कमर्शियल फिक्शन में समय बहुत जल्दी चलता है, और अगर आप उसको धीमा कर दें, स्लो मोशन में कर दें, तो कई चीज़ें अपने आप आपको साहित्यिक दिखाई देने लगती। जो इन्होंने हिस्सा पढ़ा है वो अलग है। वहाँ वो हाइडेगेरियन मोमेंट जैसी कोई चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा संसार भी हमारे साथ में ही पैदा होता है। हम अपने आप को इस दुनिया के बिना इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वो वाला जो है क्षण वहाँ पे है, और शायद वहाँ पे वो एक जगह कहता भी है कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी, लाइक जो एटर्नल रिकरेंस नीशे का है, उस तरीके की वहाँ पे कोई चीज़ वो कहता है। तो टाइम और स्पेस से ही कोई भी कृति बनती है। तो इसमें अगर बस यही है कि आप ये एक तरह की कला है कि कभी आप टाइम को बहुत स्लो कर दो और कभी आप बहुत तेज़ कर दो। कई जगह पे मैंने उसको तेज़ भी किया है। और भारतीय जो नरेटिव्स या भारत की जो कथाएं हैं, इसमें बहुत प्रवीण है इसको धीमे या तेज करने में। मेरा आखिरी सवाल है प्रभात जी से, इसके बाद अपन इसे ख़त्म करते हैं कि जो छोटे कैरेक्टर्स हैं इस उपन्यास में, बहुत सारे हैं छोटे, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब पढ़े थे इस तरह के, जो वेल राउंडेड ऑफ हैं। जैसे कि ये लीलावती है, या उसका पिता है, या बहुत सारे, जैसे या फिर नायक की जो 3 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन वापस आती है वो मामा का भात लेने, और इतने छोटे छोटे सेक्शंस में भी हर कैरेक्टर का एक पूरा आर्क है। तो इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट को भी अभी के समय में आपने क्या, आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, बहुत, जिस तरह से मैंने कहा ना कि पूरा अपने आप में एक दुनिया है, और उस दुनिया में हर पात्र का अपना एक महत्व होता है। हमारे घर
परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे हमें मिलना कभी नहीं होता या बहुत थोड़ा मिलना होता है, लेकिन उनका अपना महत्व होता है हमारे जीवन में। तो ये एक पूरा तरह से एक, मैंने कहा ना कि एक समाज है, एक परिवार है। इन्होंने कहा कि आदमी अपने जन्म के साथ पैदा होता है तो देश काल सब आ जाता है। तो वो सारे किरदार, और कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जिसकी कहानी छूट गई हो कहीं। ये बहुत सारे हिंदी, और जो सबसे बड़ी बात जो मैं इन किरदारों के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जो कहना, ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसकी ओर अभी खुद अंबर ने इशारा किया, वो ये है कि ये उपन्यास अपने आप में कहीं से यूरोसेंट्रिक नहीं लगता है। यानी ये पूरी तरह से भारतीय कथा परंपरा को अंतर्गुम्फित करते हुए उससे एक कथा परंपरा निकालने की कोशिश है। और ये सारे किरदार छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन सब अपने अपना महत्व रखते हैं। महाराज है जो गांधी का, बैरिस्टर गांधी का रसोइया था, बहुत छोटा किरदार है, उसकी भूमिका बहुत नहीं है उपन्यास में, लेकिन इतना रोमांचित मुझे करता है कि एक ऐसा आदमी जो रोजाना गांधी को खाना बनाकर खिलाता था और उनके साथ उस घर में रहता होगा, कई साल उनके साथ रहा होगा, आखिर वो आदमी रहा कैसा होगा, और वाकई ऐसा कोई तो रहा ही होगा। सही बात है। नहीं, ये तो, और ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई। तो मैं बस अंबर से ये भारतीयता का के ऊपर पूछ के और इससे अपना सेशन ख़त्म करते हैं। मेरे को लालच आ गया जैसे ही आपने बोला, तो मैं ये छोड़ नहीं पा रही हूँ ये मौका कि ये भारतीयता मतलब आपने ये कुछ बाय डिज़ाइन है या ऑर्गेनिकली है, या आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे ये इस उपन्यास के संदर्भ में? और आपकी जो प्रेरणाएं रही होंगी, मतलब ये कहाँ से, कभी हमारी चर्चा होती थी तो रविन्द्रनाथ का बहुत नाम लेते थे, तो ये कैसे इसकी भारतीयता को कैसे डिफाइन करेंगे इस उपन्यास की? मैंने जैसे पहले भी अभी कहा था कि हम लोग अपने दुनिया को अपने साथ में लेकर पैदा हो, तो ये भारत जो मेरा है वो तो मैं खुद ही पैदा होके मतलब लेकर ही पैदा हुआ हूँ, तो अपने आप आता है। लेकिन वो मैं चाहूँ भी तो भी वो मुझसे झूठ नहीं सकता। हालांकि ये भी है कि एक डीकोलोनाइज करना अपने आप को या अपने साहित्य को जो आप लिखते हो, वो मैंने सचेतन रूप से करने की अपने आप को कोशिश की। प्रेरणा बहुत से लेखक ऐसे हैं जो मुझे बहुत ऐसे लगे, और अपने आप को डीकोलोनाइज करने में ये बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन कई विदेशी लेखकों का भी आपको हाथ थामना पड़ता है। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ है। लेकिन बहुत से साउथ अफ्रीकन लेखक हैं, और एक लेखक हैं जैसे इज़ाक वावेविश सिंगर जो अमेरिका में रह के यिद्दिश में लिखते थे, तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत से लेखक हैं, लेकिन भारत में भी ऐसे लेखक हैं, लेकिन भारत में अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। धीरे धीरे यूरोप को देखने के बजाय हम अब अपने आप को देखना। धन्यवाद। ये किताब दरअसल उस व्यक्ति की है जो अपनी शादी के दिन फेरों पर अपनी पत्नी को 7वें फेरे से पहले किताब से कविता सुनाता है। ये किताब उस व्यक्ति की है जो फेसबुक पर मस्करी उपकार गाइड लिखता है, और जिसकी उपकार गाइड पढ़कर मैं उसे फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ कि भाई 2 दिन तक पेट ऐसा हंस हंस के दर्द हो गया है कि समझ नहीं आ रहा, अब इस उपकार गाइड को गाइड बना ही देते हैं। फिर वो बोलता है नहीं, मैंने तो उपन्यास लिखा है, और फिर सर घूम जाता है, अब उपन्यास भी लिख दिया। लेकिन इस पूरे मस्खरेपने, चुलबुलपने और एक गंभीर कवि के बीच एक ऐसा कहानीकार है जिसकी रिसर्च टॉप नॉच है, जिसकी रिसर्च का कोई तोड़ नहीं है। मैंने अंबर की रिसर्च के बारे में तब जाना जब अलका सरावगी जी की गांधी और सरला देवी चौधरानी पर फाइनल एडिट्स हम कर रहे थे, और जिस तरह की भाषा, आवाज़ें उस किताब में सुनाई दे रही थी, मैं अचंभित थी कि ये कहाँ से मिल गई आवाज़ें आपको। तब उन्होंने मुझे बताया कि इनमें बहुत बड़ा योगदान अंबर का भी है। और फिर शुरू हुई हमारी उपन्यास की यात्रा, और जब कुछ भी ना बचा तब बोलता है कि भाई उपन्यास त्रयी है। मैं कितने बम फोड़ोगे यार। मतलब हिंदू का स्वागत है, और आज हमारे
सत्या जी और प्रभात जी के बीच, आप सबके बीच, हम सभी के आदरणीय स्वर्गीय भारती जी के इस पावन दिवस पर ये किताब आपके बीच पहुंची है। ये बहुत अच्छे संयोग हैं। बहुत धन्यवाद।